नाजरीन आदाब। मैं नाइश हसन। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। सौरभ शर्मा को आईएसआई की जासूसी करने पर मिली सजा। क्या कांग्रेस और सपा में जिन्ना की आत्मा घुस आई है? सुल्तानपुर में ज्वेलरी शॉप में 2 करोड़ रुपए की डकैती। नहीं थम रहे हैं उत्तर प्रदेश में महिला अपराध के मामले। सिख समुदाय ने कंगना का किया विरोध। ओल्ड पेंशन स्कीम पर फिर से हो रही है आंदोलन की तैयारी। महबूबा अब नहीं लड़ेंगी चुनाव। जमानत की शर्तें मौलिक अधिकार को कमजोर नहीं कर सकती। बेवजह गिरफ्तारी पर कोर्ट ने उठाए सवाल। जनसंख्या जिस दर से बढ़ रही है उससे तेज दर से छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। तो अब हम देंगे खबरों को थोड़ी तफसील। सौरभ शर्मा को आईएसआई की जासूसी करने पर मिली सजा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को भारतीय सेना से जुड़े गोपनीय दस्तावेज और कुछ अहम खबरें लीक करने के मामले में लखनऊ के जिला न्यायाधीश विवेक शरण त्रिपाठी की अदालत ने सौरभ शर्मा को 5 साल की सजा सुनाई है। हापुड़ के रहने वाले पूर्व सैनिक सौरभ शर्मा पर कोर्ट ने 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। क्या कांग्रेस और सपा में जिन्ना की आत्मा घुस आई है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर एक तल्ख बयान में कहा कि सपा और कांग्रेस में जिन्ना की आत्मा प्रवेश कर गई है। जिन्ना ने देश का बंटवारा किया था। अब सपा और कांग्रेस जाति धर्म के नाम पर तोड़-फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में बहन बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा की जा रही है। अगर कोई बेटियों पर हाथ डालता है तो उसे सीधे यमराज के पास पहुंचा दिया जाता है और व्यापारियों की सुरक्षा का प्रदेश पूरा ख्याल रख रही है। उन्होंने कहा कि सपा के राज में ये प्रदेश दंगा प्रदेश बन चुका था, लेकिन हम लड़कियों और व्यापारियों को पूरी सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं। सुल्तानपुर के ज्वेलरी शॉप में 2 करोड़ की डकैती। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में दिन दहाड़े एक सोनार की दुकान में कुछ नकाबपोश घुस गए। उन्होंने दुकान के मालिक और खरीदारों पर सीधे तमंचा तान दिया और तकरीबन 2 करोड़ रुपए का सोना लेकर वो दिन दहाड़े फरार हो गए। दोपहर के बाद दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। उनके अंदर बहुत दहशत नजर आ रही है। मुख्यमंत्री जहां एक तरफ अपनी कड़क बयानी कर रहे हैं और व्यापारियों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, उसी तरफ दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि बदमाश बेखौफ लूटपाट कर रहे हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री को अपनी कड़क बयानी की जमीनी नापजोख भी करने की जरूरत है। नहीं थम रहे हैं उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध। उत्तर प्रदेश में आजकल रोज महिलाओं के खिलाफ अपराध की नई घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी 2 लड़कियों को पेड़ पर लटकाकर फांसी दी गई थी। उसके अगले ही रोज मैनपुरी की 2 नौजवान लड़कियां जो 12वीं की छात्रा थी, वो स्कूल से घर लौटी और उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कुरावली थाना क्षेत्र के गांव कल्याणपुर की ये दोनों लड़कियां बताई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह के बयान महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दे रहे हैं, कम से कम उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के मामले तो अभी काफी खोखले नजर आ रहे हैं। सिख समुदाय ने कंगना रनौत का किया विरोध। बीजेपी सांसद कंगना रनौत द्वारा बनाई गई फिल्म इमरजेंसी को लेकर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लखनऊ ने नाराजगी जाहिर की है। प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बग्गा ने कहा है कि फिल्म में सिखों को खालिस्तानी दिखाकर उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि सिख समुदाय इस बात से काफी नाराज है। उन्होंने आगे इस बात का जिक्र किया कि कंगना को तो ये भी नहीं मालूम कि इमरजेंसी सन 1975-76 में देश में लागू की गई थी और सिख समस्या जो जिसमें विदेशी षड्यंत्र भी शामिल था, वो 1978 के बाद की घटना है।
उन्होंने कहा कि कंगना को तो ये भी नहीं मालूम कि 1971 में बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण कराने वाले जनरल जगजीत सिंह अरोरा सिख जनरल थे। बैठक में फिल्म पर रोक लगाए जाने की भी मांग की गई। ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए फिर हो रही है आंदोलन की तैयारी। सरकार द्वारा आनन फानन में जारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम से लोग सहमत नहीं हैं और फिर से उन्होंने आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। 2 से 6 सितंबर तक मुल्क भर में एनपीएस और यूपीएस के खिलाफ कर्मचारी काली पट्टी लगाकर काम करेंगे और 26 सितंबर को देश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद भी अगर सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल नहीं की तो अक्टूबर से दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। महबूबा अब नहीं लड़ेंगी चुनाव। पीडीपी की मुखिया और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि अगर वो सीएम बन भी जाती हैं तो वो केंद्र शासित प्रदेश में अपनी पार्टी का एजेंडा पूरा नहीं कर पाएंगी। उन्होंने कहा कि अगर आप मुख्यमंत्री के तौर पर एक एफआईआर वापस नहीं ले सकते तो ऐसे पद पर कोई रहने का मतलब नहीं है। जमानत की शर्त मौलिक अधिकार को कमजोर नहीं कर सकती, ये कहना है भारत के सुप्रीम कोर्ट का। कल सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सहयोगी प्रेम प्रकाश को जमानत देते हुए कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। अदालत ने कहा कि पीएमएलए की धारा 45 के तहत जमानत के लिए लगाई गई दोहरी शर्त जीने और स्वतंत्रता के मूल अधिकारों को कमजोर नहीं कर सकती है। इस धारा में आरोपी को तभी जमानत मिलती है जब पहली नजर में साबित हो जाए कि आरोपी ने अपराध नहीं किया और जमानत मिलने के बाद भी वो अपराध नहीं करेगा। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये शर्त स्वतंत्रता से वंचित करने का आधार नहीं बन सकती। जमानत का अधिकार बरकरार रहना चाहिए। बेवजह गिरफ्तारी पर कोर्ट ने उठाए सवाल। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पत्रकार की बेवजह गिरफ्तारी पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने बॉम्बे पुलिस को गिरफ्तारी से जुड़े बुनियादी सावधानी को नजरअंदाज करने के लिए कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि अरेस्ट सही, उचित और निष्पक्ष ही होना चाहिए, लेकिन पुलिस ने एक पत्रकार को गिरफ्तार करते हुए इस सावधानी का ख्याल नहीं रखा। इसका नतीजा ये हुआ कि इस अरेस्ट ने पत्रकार को सीधे उसकी स्वतंत्रता के हक से वंचित कर दिया और उसे बेवजह जेल में रहना पड़ा। कोर्ट ने कहा कि महज आरोपों की बुनियाद पर रूटीन तरीके से गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। कोर्ट ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को डीसीपी स्तर के अधिकारी से मामले की जांच कराने का आदेश दिया और ये कहा कि 8 हफ्ते में इसकी रिपोर्ट पेश की जाए। मालूम हो कि वाकोला पुलिस ने 15 जनवरी 2022 को उगाही के एक कथित आरोप में एक पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया था और उसे 3 दिन तक अपनी हिरासत में ही रखा था। पुलिस की इस मनमानी कार्रवाई से अदालत ने सख्त नाराजगी जाहिर की। इस कार्रवाई के खिलाफ पत्रकार ने 2022 में हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी और गिरफ्तारी के खिलाफ आरोपी ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की। क्योंकि सरकारी वकील नहीं मिला तो उसे जब तक बेल नहीं मिल गई तब तक जेल में ही रहना पड़ा। कोर्ट ने इस मामले में ये भी कहा कि मुआवजा राशि पुलिस वालों से ही वसूल की जाएगी। जनसंख्या जिस दर से बढ़ रही है उससे तेज दर से छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। ये एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर है। मुल्क में बढ़ती सुसाइड की खबर एक बड़ी फिक्र पैदा कर रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े पर आधारित एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में स्टूडेंट्स ने सबसे ज्यादा आत्महत्या की है।
वैसे तो हमेशा से ही चर्चा में राजस्थान का कोटा शहर रहा है, लेकिन इस रिपोर्ट के हवाले से कोटा का नंबर 10वां है। IC3 एक स्वयंसेवी संस्था है, जिसके वार्षिक सम्मेलन में ये रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि जहां देश में कुल आत्महत्या के केस में सालाना 2% की बढ़ोतरी हुई है, वहीं छात्र आत्महत्या के मामले में ये वृद्धि 4% तक दर्ज की गई। ऐसा तब है जब स्टूडेंट्स की सुसाइड की रिपोर्ट पुलिस में कम से कम लिखी जाती रही है। रिपोर्ट बताती है कि 2022 में कुल स्टूडेंट्स की आत्महत्याओं में छात्रों की हिस्सेदारी 53% थी। 2021 और 2020 में 6% की इसमें कमी आई थी, जबकि छात्राओं की आत्महत्या में 7% का इजाफा हुआ है। आत्महत्या की घटनाएं जनसंख्या वृद्धि दर और कुल आत्महत्या ट्रेंड को पार कर रही है। पिछले दशक में 0 से 24 साल तक के बच्चों की आबादी 582 मिलियन से घटकर 581 मिलियन हो गई, जबकि स्टूडेंट आत्महत्या की संख्या 13,044 तक हो गई है। देखते हैं कि किस राज्य में कितने हुए सुसाइड। महाराष्ट्र में 1,764 यानी 14%, तमिलनाडु में 1,416 यानी 11%, मध्य प्रदेश में 1,340 यानी 10%, उत्तर प्रदेश में 1,060 यानी 8%, झारखंड में 824 यानी 6% आत्महत्याएं हुई। तो ये थी आज की कुछ अहम खबरें। हमारी आपसे कल फिर मुलाकात होगी। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, हमें खुशी होगी। हमें आपके कमेंट का भी इंतजार रहता है। अब इजाजत दीजिए। शब बखैर। नमस्कार।